सो जेई और नीट का क्लास 11 का पढ़ाई फिजिक्स की क्लास में आज पहला क्लास है, तो मैं थोड़ा वेलकम सोचा आप लोगों को कर दूँ बोल के। कोई वेलकम किया होगा कि नहीं, तो वेलकम कर दिया तुम लोगों को पहले तो, क्योंकि थोड़ा अच्छा पहले जो पढ़ने वाला एटमोसफियर है वो थोड़ा क्रिएट होना चाहिए। एंड आई विल ट्राई कि ऑनलाइन तुम पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें कोई डिफरेंस फील ना हो। ऑफलाइन में तुम पढ़ते तो तुम्हें जितना अच्छे से पढ़ाई किया जाते, जैसा तुम्हें चीज़ें देखने को मिलता, जैसे करने को मिलता, क्वेश्चंस मिलता, क्लास में इंटरेक्शन कर पाते, सो एवरीथिंग, तुम्हें किसी भी चीज़ का कमी ना हो, इसका हम लोग पूरा ख्याल रखे हैं और पूरा रखा भी जाएगा थ्रू आउट द ईयर, मतलब जब भी पढ़ोगे तुम लोग हमसे, है ना। सबसे पहले फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सब देखो, ऐसा है कि चैप्टर तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट फिजिक्स क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि पहले पूरा फर्स्ट ईयर तक बच्चे को रियलाइज ही नहीं होता है कि फिजिक्स में क्या पढ़ रहा हूँ। और देन दे से कि फिजिक्स इज द टफेस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे टफ सब्जेक्ट फिजिक्स है बोल के सब लोग बोलते हैं। मेरा तो ऐसे मानना नहीं है। तुम लोग बोलोगे सर आप तो टीचर हैं इसीलिए आपको मतलब फिजिक्स आसान लगता है क्योंकि आप फिजिक्स के टीचर हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ना एक सेइंग है, एक कहावत है, बोलते हैं कि इफ़ यू हेट फिजिक्स दैट मीन्स यू हैव बीन टॉट बाय द रॉन्ग टीचर, है ना। ऐसा ही कहावत है, तुम सुने होगे शायद। इफ़ यू हेट फिजिक्स देन यू हैव बीन टॉट बाय द रॉन्ग टीचर, मतलब तुम्हें कोई सही से फिजिक्स सिखाया नहीं है, दैट इज़ द रीज़न कि तुम्हें फिजिक्स पसंद नहीं है ना। क्योंकि मैं खुद ऐसा एक स्टूडेंट था जिसका फिजिक्स इतना अच्छा नहीं था। आई वॉज नॉट सो गुड इन फिजिक्स, मतलब मैं एंट्रेंस की फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। बोर्ड के फिजिक्स में मैं भी 98 लेके आया था, कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, तुम्हारे लिए भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट एंट्रेंस का फिजिक्स को समझने के लिए वैसा तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझाना भी पड़ेगा टीचर को, देन ओनली यू विल स्टार्ट लविंग इट, है ना। इसीलिए बोलते हैं ना, जब समझ में आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ में आएगा। ये वही वाली कहानी है। यहाँ पे जो भी बोलता है ये चीज़ ना बिल्कुल सही बात बोलता है। इसीलिए फिजिक्स को समझना पहले ही दिन से बहुत ज़रूरी है। अब ये फिजिक्स है क्या सर, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा फिजिक्स क्या है। फिजिक्स का मतलब इस इंसान को जानते हो सब लोग, ये कौन है? स्टार वॉर्स देखे हो तुम लोग? ये स्टार वॉर्स का योडा है, देखो स्टार वॉर्स। हाँ, स्टार वॉर्स देखे होगे तो इस आदमी को मिला होगा। वो क्या बोले थे? एवरीथिंग एंड एवरीवेयर फिजिक्स इज, मतलब वो थोड़ा सा उनका वो मूवी में ऐसे ही बनाया गया था कि वो थोड़ा इधर उधर करके बोलते थे। अगर तुम स्टार वॉर्स देखे हो तो तुम्हें पता होगा। फिजिक्स कुछ और डिफरेंट सब्जेक्ट या कोई ऐसे एक्स्ट्रा करके चीज़ नहीं है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ चीज़ है हम उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। फिजिक्स इज सिंपली स्टडी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉस एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द हैपनिंग्स इन द यूनिवर्स, नेचर में। मतलब तुम चल के जा रहे थे अभी रोड पे, सब कुछ सही था, कोई मस्त पूरा बिल्कुल चल के जा रहे थे, बट बारिश हो गया तो रोड थोड़ा सा वेट हो गया तो तुम्हारा पैर फिसल गया, दैट इज अनदर हैपनिंग। अब वो पैर क्यों फिसल गया तुम्हारा, उसको एक्सप्लेन हम लोग करते हैं फिजिक्स के अंदर। जब हम साइकिल चलाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, थोड़ा आराम से ब्रेक लगाओ तो मस्त रुक जाते हैं, बट थोड़ा जल्दी ज़्यादा ब्रेक लगा दो तो स्किड कर जाता है हमारा साइकिल। टर्निंग में देखे होगे, टर्निंग लेते टाइम हम कभी टर्निंग में ज़्यादा टर्न ले लेंगे ना तो गिर जाते हैं, बट जो मोटो जीपी वाले बाइक चलाते हैं, वो जो रेसिंग वगैरह में, वो कितना खतरनाक वाले टर्निंग लेते हैं, वो तो गिरते नहीं है ना। क्योंकि उनका मतलब उनका तो फिजिक्स क्लियर नहीं है, बट उनके कैलकुलेशन स्ट्रांग है ना, फिजिक्स के हिसाब से। ये जो सारे नेचर में हैपनिंग्स हो रहे हैं, बॉल जल रहा है, फैन चल रहा है, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, वो सब कुछ फिजिक्स है। तो फिजिक्स में हम लोग करते क्या है ना, कोई एक नेचर में हैपनिंग चल रहा है और वो क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको हम लोग कुछ लॉस बना के, कुछ प्रिंसिपल्स बना के उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे तुम सुने होगे, न्यूटन ने बैठा था, उसके सर के ऊपर एप्पल गिरा तो उसने बोला कि एप्पल क्यों नीचे आया, है ना। इस पे मीम्स भी बहुत बने थे, है ना, कि मतलब 25 साल में न्यूटन को पता चला, 25 साल से पहले क्या एप्पल ऊपर जाता था। ऐसा नहीं है, दैट वाज द टाइम जो कि उनके दिमाग को क्लिक किया। तो वो एक हैपनिंग था, और वो हैपनिंग कब से चल रहा था, बट उस हैपनिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कोई। देन न्यूटन स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग इट कि एप्पल नीचे आया ही क्यों, है ना। दैट इज हाउ फिजिक्स केम इन टू प्ले। और फिजिक्स पहले ही दिन से मतलब फिजिक्स चल रहा था, बट क्यों, हर कोई चीज़ वो हैपनिंग हो रहा है, हर कोई चीज़। मैं अभी तुम्हें इतना सुंदर सुंदर करके एनिमेशन दिखा पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज कि मैंने कुछ उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ किया है ना। टेक्नोलॉजी इज ए डिफरेंट थिंग, बट फिजिक्स इज सिंपली एक्सप्लेनिंग द लॉस हैपनिंग इन द नेचर, नेचर में या यूनिवर्स में, हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसका एक्सप्लेन। पानी को तुम नीचे रख दो, पानी फ्लो करता है, सॉलिड को रख दो तो सॉलिड फ्लो नहीं करता है, क्यों, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग द लॉस ऑफ फिजिक्स, विस्कोसिटी वगैरह वगैरह कुछ कुछ करके, है ना। तो ये सारा चीज़ हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। दैट इज वाई फिजिक्स का दूसरा नाम ही इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स का दूसरा नाम ही है इंटरेस्टिंग।
है ना। फिजिक्स का जो सेकेंड नेम है, सेकेंड नेम ऑफ फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग, वो इसीलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मुझे जिस दिन फिजिक्स समझ में आया, पहले पहले एज ए स्टूडेंट मुझे फिजिक्स इतना समझ में नहीं आता था, है ना। मेरा टीचर मुझे हमेशा गाली देते थे, वो मुझे एक बार बोले कि उठाकर बाहर फेंक देंगे क्लास से, ऐसे भी बोले थे मुझे, है ना। लेकिन जिस दिन से मुझे फिजिक्स समझ में आने लगा, उसके बाद से मुझे फिर सबसे मज़ा तो फिजिक्स में आया। केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, बट आज मुझे कोई पूछेगा तो मैं फिजिक्स ही बताऊँगा, है ना, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर भी इसीलिए बना हूँ। तो फिजिक्स के अंदर हम ये सब पढ़ेंगे। अब बात आती है कि हम फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। फिजिक्स तो वैसे बहुत कुछ है ना, फिजिक्स के अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं, बट उसमें से हम फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे वो समझते हैं थोड़ा सा। स्कोप्स इन फिजिक्स, एक तरह से तुम कह सकते हो कि दिस इज द सिलेबस। हम सिलेबस की बात करेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर हमेशा याद रखना, तुम्हारे एनसीईआरटी में जो देते हैं वो चैप्टर वाइज दिए हुए हैं और थोड़ा सा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसको बहुत सुंदर सुंदर करके हम लोग 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दिए हैं। 4 यूनिट्स में क्या क्या यूनिट, पहला यूनिट है हमारा मैकेनिक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा यूनिट है। मैकेनिक्स सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बड़ा यूनिट, और सबसे मज़ा मैकेनिक्स में ही आता है। बाकी सारी चीज़ें मैकेनिक्स से ही बनते हैं धीरे धीरे, बट सबसे मेस्ट जो बेस्ट वाला चीज़ है ना वो है मैकेनिक्स। और वो मैकेनिक्स में भी 2 मैकेनिक्स होते हैं एक्चुअली। एक होता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो कि न्यूटन साहब ने बनाया था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और एक है क्वांटम मैकेनिक्स, और एक है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स उनको पढ़ने को मिलेगा जो लोग बीटेक करोगे, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स उनको पढ़ने को मिलेगा जो लोग बीटेक करेंगे। हम लोग अभी क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, हम लोग पढ़ेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स, वो मैकेनिक्स के बारे में जो कि न्यूटन साहब ने दिए थे इतना मेहनत करके, है ना। न्यूटन साहब बहुत खतरनाक आदमी थे, तुम्हें पता चलेगा। और तुम्हें बाद में ये भी पता चलेगा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कि न्यूटन के बाद कोई अच्छा साइंटिस्ट पैदा ही नहीं हुए हैं, मतलब टाइप्स। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बाय विथ ड्यू रिस्पेक्ट। मतलब न्यूटन ने इतने, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है पूरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सिलेबस में, पूरे आईआईटी के सिलेबस में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, कोई यूनिट नहीं है जिसके अंदर न्यूटन का लॉ नहीं होगा। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है, सारे के सारे चैप्टर्स में, सारे के सारे यूनिट में तुम्हें न्यूटन का रोल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और यही खास बात है, मतलब न्यूटन का खास बात यही था कि सारे चैप्टर में हम लोग न्यूटन को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हमें उसमें कोई दोहराने वाली बात ही नहीं, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि मैकेनिक्स हो गया पहला यूनिट। दूसरा यूनिट है हमारा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ये दूसरा यूनिट है थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये मैं तुम्हें एक तरह से क्लास 11 का सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक, क्लास 11 का सिलेबस बता रहा हूँ। और चौथा है हमारा वेव्स एंड ओसिलेशंस, वेव्स एंड ओसिलेशंस, वेव्स एंड ओसिलेशंस। ये 4 यूनिट्स हैं, मतलब ये चैप्टर्स नहीं है, समझ रहे हो, ये 4 यूनिट्स है। मैकेनिक्स एक यूनिट, और इस यूनिट के अंदर कुछ चैप्टर्स आएंगे, इसके अंदर कुछ 7 चैप्टर्स आएंगे इस यूनिट के अंदर। सबसे पहले यही पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद इसके अंदर कुछ 4 चैप्टर्स आएंगे, इसके अंदर कुछ 3 चैप्टर्स आएंगे, और इसके अंदर कुछ 2 चैप्टर्स आएंगे। तो एक एक यूनिट, ये सब यूनिट के अंदर इतने इतने चैप्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, है ना, यूनिट के अंदर, ये यूनिट्स के अंदर। ऐसा नहीं कि ये एक एक चैप्टर है। मैकेनिक्स सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे ज़्यादा चैप्टर्स हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। थोड़ा मैं आईआईटी जेईई की बात कर दूं, थोड़ा सा जेईई की बात कर देते हैं और थोड़ा सा नीट की बात कर देते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हें उस एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट आइडिया नहीं है जिस एग्ज़ाम को तुम देने वाले हो, याद रखो ये बात, कहीं पे भी पढ़ो ज़िंदगी में, कहीं पे भी पढ़ोगे तुम आगे जो अगले 2 साल्स, हमेशा याद रखना कोई भी चैप्टर को अंधे जैसा नहीं पढ़ना है। बिकॉज हमें फिजिक्स में पीएचडी नहीं करना है, हमें आईआईटी जेईई क्लियर करना है या नीट क्लियर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें पता होना पड़ेगा कि कोई भी चैप्टर अगर पढ़ रहे हो ना, उस चैप्टर का जेईई में कितना इंपॉर्टेंस है। तुम्हें ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे जिसका जेईई में कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है, मतलब को शायद 10 साल में एक बार क्वेश्चन आया होगा। तो वैसे चैप्टर को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, उसको लास्ट में प्रायोरिटी लिस्ट बनाना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा बोला जाता है आईआईटी का सिलेबस या नीट का सिलेबस इज लाइक ए ओशन, बट उस ओशन में से सारा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें से कुछ ही टॉपिक्स होते हैं, कुछ ही चीज़ होते हैं जो कि जेईई में एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो जो कि क्वेश्चन बनाने वालों की फेवरेट टॉपिक होती है, जो हमें आज तक पता चल चुका है कि इसका फेवरेट क्या होता है।
इस साल पेपर कौन बना रहा है, उसी हिसाब से कैसा पेपर आएगा, क्या आएगा, वो एनालिसिस किया जाता है। तो हमेशा याद रखना सबसे ज़्यादा मैकेनिक्स से क्वेश्चन आते हैं। और जेई मेंस की बात करूं तो तुम्हें पता है जेई मेंस में एक एक सब्जेक्ट से टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं एक एक सब्जेक्ट से। और जेई में सिर्फ मैकेनिक्स में 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ मैकेनिक्स से। याद रखो 5 to 6 क्वेश्चंस, मतलब जिसका मैकेनिक्स हो जाएगा उसका 20% मार्क तो गारंटी है, उसका फिजिक्स में 20% मार्क तो गारंटी है मतलब। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मैकेनिक्स होने से फायदा क्या होगा ना, आगे के सेकेंड ईयर के जो चैप्टर्स है ना वो सब मैकेनिक्स पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए बच्चा जब फर्स्ट ईयर में अच्छा नहीं पढ़ता है फिर उसको सेकेंड ईयर में लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, फिर वो एंट्रेंस का प्रिपरेशन छोड़ देता है, फिर वो खाली बोर्ड का प्रिपरेशन करने लग जाता है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देना पड़ेगा। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और नीट में 9 से 11 क्वेश्चन आते हैं मैकेनिक्स से। 9 से 11 नीट में टोटल 45 क्वेश्चन होते हैं, तो आउट ऑफ 45 9 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट होते हैं जो कि आपके नीट एग्जाम में सिर्फ मैकेनिक्स से आने अच्छे जाते हैं। समझ में आ गया। टोटल 45 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। पूरा क्लियर। ये जेईई और नीट में थोड़ा थोड़ा मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, उसे सारे चैप्टर की इंपॉर्टेंस हैं, अभी जानने की जरूरत नहीं है। जब वो चैप्टर आएंगे तब हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, अभी ऐसे इसके ऊपर इतना स्ट्रेस करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये था तुम्हारा फिजिक्स क्या होता है और हम लोग फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वेव्स एंड ऑसिलेशन, 4 यूनिट क्लास 11 में। क्लास 12 में भी उसी तरह 4 यूनिट है, वो अलग बात है, वो क्लास 12 में देखेंगे अभी से क्यों, है ना। बेसिक आइडिया एक हो गया, सिलेबस का आउटलाइन हो गया। हम जो आज पढ़ेंगे चैप्टर या सबसे पहला चीज जो पढ़ेंगे वो है मैथमेटिकल टूल्स। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स। सबसे पहले 2 साइंटिस्ट के नाम बताता हूं, सुनो। कहानी है सिंपल सी, तुम्हें याद नहीं रखनी है, बट तुम्हें पता तो होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं कोई चैप्टर, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है कि चीजें धीरे धीरे डेवलप होती है। ऐसा नहीं कि पहले दिन आके मैं तुम्हें जेईई का सब कुछ पढ़ा दूं, पॉसिबल भी नहीं है ना। क्योंकि धीरे धीरे हम लोग चीजों को ग्रूम करते हैं और धीरे धीरे स्टेप वाइज हम लोग चीजों को सीखेंगे, है ना। 2 साइंटिस्ट का नाम बताता हूं। एक साइंटिस्ट का नाम है एरिस्टोटल, नाम सुने होंगे शायद, एरिस्टोटल। और एक साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो, नाम सुने हो क्या सबका, इन दोनों का नाम सुने हो, एरिस्टोटल और गैलीलियो। दोनों में डिफरेंस क्या है सुनो। एरिस्टोटल थोड़े पुराने साइंटिस्ट है, गैलीलियो थोड़े, दोनों ही फिजिक्स के ऊपर काम कर रहे थे। एरिस्टोटल भी ही वाज अप टू फिजिक्स, गैलीलियो भी अप टू फिजिक्स, दोनों बेसिकली साइंस के ऊपर काम कर रहे थे। उस टाइम में इतना ज्यादा फिजिक्स कुछ नहीं था। एरिस्टोटल को ना क्या बोला जाता था ना, इनको एक कैटेगरी में बोला जाता था फिलोसोफर्स। इनको क्या बोला जाता है, फिलोसोफर, मतलब हिंदी में बोला जाता है दार्शनिक। ऐसे मैं हिंदी मेरा थोड़ा ऐसे गंदा वाला हो जाएगा तो तुम लोग गाली वाली मत देना, ठीक है। दार्शनिक बोला जाता है इसे, दार्शनिक समझ रहे हो। फिलोसोफर, फिलोसोफर का मतलब क्या होता है ना, उनको अगर कुछ भी चीज एक्सप्लेन करना है ना तो वो उसको देखेंगे, बैठ के ऑब्जर्व करेंगे, एक चीज को बैठ के देखेंगे, अच्छा ऐसे हो रहा है, उसके बाद वो उसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि ऐसा क्यों हुआ। समझ रहे हो ना मेरी बात। क्या करेंगे, पहले कोई भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करके जो भी उनको दिखाई दे रहा है ऑब्जर्वेशन में, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो कोई भी चीज का एक्सप्लेनेशन दे देंगे, है ना। तो इसीलिए इनको बोला जाता है फिलोसोफर, मतलब एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। वो कोई भी चीज को देख के उसके बारे में बोल रहे थे। गैलीलियो जो थे ये प्रॉपर फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे ये, है ना, फिजिक्स के बारे में बोलते थे, ये फिजिसिस्ट थे। उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, हम चीजों को देख के एक्सप्लेन करना सही बात नहीं है, हम चीजों को देख के एक्सप्लेन करना सही बात नहीं है। हम क्या करें ना, हम लोग मैथमेटिक्स का सहारा लेंगे। वी विल यूज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉस, टू एक्सप्लेन द लॉ, टू एक्सप्लेन द लॉ। लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैथमेटिक्स का सहारा लेना चाहिए। किसी को देख के हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, मेन बात बताता हूं तुम्हें। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज मैंने 2 बॉल ले लिया,
एक हैवी बॉल और एक छोटा सा लाइट बॉल। ऑलराइट, दिस इज ए हैवी बॉल एंड दिस इज ए लाइट बॉल। दोनों का मास अलग अलग है, एक भारी है और एक हल्का है, और दोनों को रिलीज कर दिया, यहां पे रिलीज छोड़ दिया। अगर रिलीज कर दिया तो क्या होगा, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो ये भी हैवी बॉल भी आके नीचे ग्राउंड में पहुंचेगा, लाइट बॉल भी आके नीचे ग्राउंड में पहुंचेगा, राइट, दोनों आके ग्राउंड में पहुंचेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फिलोसफर्स, मतलब एरिस्टोटल, अगर तुम जनरल ऑब्जर्वेशन करोगे, एक बॉल ले लो और एक पेपर ले लो, पेपर का बॉल बना लो, दोनों को छोड़ दो, तो तुम्हें क्या लगेगा कि हैवी बॉल जल्दी आके पहुंच गया और जो लाइट बॉल पेपर से बनाए थे बॉल वो लेट से आके पहुंचा। दैट इज व्हाट यू सी। उसका मैं तुम्हें एक वीडियो भी दिखा सकता हूं, है मेरे पास, देखना चाहते हो क्या? एक वीडियो देखना चाहते हो क्या सब लोग? रुको एक वीडियो दिखाता हूं तुम लोगों को, है ना, एक वीडियो दिखाता हूं, तुम्हें अच्छा लगेगा शायद थोड़ा सा। ये देखो, लुक एट दिस, ये वीडियो देखो सब लोग वीडियो देखो, समझ में आएगा। देखो इस वीडियो को, वीडियो में क्या हो रहा है देखो, एक बॉल और एक फीदर को लिया गया है, बॉल और फीदर को रिलीज किया गया है, यहां पे देख रहे हो, ए बॉल एंड ए फीदर आर रिलीज। फिर से प्ले किया जाए, बॉल और फीदर एक ही हाइट से रिलीज किया गया, सेम टाइम में रिलीज किया गया, देखो देख रहे हो। लेकिन हुआ क्या, एक मिनट, हाँ देखो क्या हुआ ना, बॉल पहले चला गया नीचे और फीदर आराम से आया। क्यों? क्योंकि ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा था। बट सेम एक्सपेरिमेंट को जब वैक्यूम में परफॉर्म किया गया, सेम एक्सपेरिमेंट को जब वैक्यूम में परफॉर्म किया गया, ये देखो सेम एक्सपेरिमेंट है, वैक्यूम में बॉल फीदर सेम हाइट से रिलीज किया गया वैक्यूम में, तो देखा कि देखो देखो देखो, यस, दोनों पूरा एग्जैक्टली सेम टाइम में आके ग्राउंड पे पहुंचे। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये पिछले वाला, इसका पिछले वाला, ये वाला में और ये वाले में, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इसमें देखो और इसमें देखो, इसमें देख लो क्या हो रहा है और इसमें देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, बॉल एंड फीदर में से बॉल आके पहले मिला, दैट इज द जनरल ऑब्जर्वेशन। बट उसके बाद में यहां पे पता चला कि अगर हम वैक्यूम में सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो क्या हो रहा है ना, बॉल एंड फीदर देखो पूरा एक ही साथ, देख रहे हो, पूरा ऑलवेज एक साथ आके नीचे गिर रहे हैं। इसका मतलब यहीं से सारा खेल स्टार्ट हुआ और यहीं पे सब कुछ हुआ कि अगर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हेवी बॉल रीचेस फर्स्ट, हेवी बॉल रीचेस ग्राउंड फर्स्ट, पहला के हेवी बॉल पहुंचेगा। लेकिन रियलिटी जो है, रियलिटी मतलब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स और अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस, जब कैलकुलेशंस किया गया तो पता चला कि बोथ रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, बोथ रीच एट द सेम टाइम। तो ये पावर है मैथमेटिक्स का, ये मैथमेटिक्स का पावर है कि मैथमेटिक्स हमें रियल चीजें बताता है। ऑब्जर्वेशन में पैराडॉक्स हो सकता है, पैराडॉक्स मतलब गलतियां। हम जब कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा, बाद में बोला गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम जब बॉल और फीदर को छोड़े तो ना, वो एयर है, इसीलिए एयर रेजिस्टेंस डालता है, तो हल्का चीज को एयर ज्यादा रोक लेता है, भारी चीज को एयर रोक नहीं पाता है ना, इसीलिए ऐसा होता है। उसको बाद में एक्सप्लेन किया गया। तो मैथमेटिकल टूल्स इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि उससे फिजिक्स के सारे लॉ इजी हो जाते हैं, सब कुछ आसान हो जाता है। इसीलिए हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और उसके अंदर क्या क्या टूल हमें जरूरत है ना, हमारे प्लस फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में और सेकेंड ईयर में भी जाएंगे फिजिक्स में, कौन सा मैथमेटिक्स जरूरत हमें पड़ेगा, उसका एक लिस्ट में तुम्हें बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो कि आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 10th में पक्का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान सा चीज है, थोड़ा सा बताऊंगा, 2 मिनट में बस खत्म कर दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री भी आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, थोड़े थोड़े एडवांस मैथ्स लिए होगे तो एडवांस मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा पढ़े होगे, बट मैं यहाँ पे सब पढ़ा दूंगा, उतना पढ़ाऊंगा जितना फिजिक्स में ज़रूरत है। बाकी ट्रिगोनोमेट्री आप जो लोग जेई का पढ़ोगे वो लोग तो उनको पता है कि ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। फर्स्ट ईयर में पूरे ट्रिगोनोमेट्री है, भरे पढ़े हैं मतलब, है ना। सेकेंड ईयर में भी ट्रिगोनोमेट्री है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है। तो ट्रिगोनोमेट्री इज ए वेरी बिग यूनिट इन मैथमेटिक्स। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ वही चीज़ें सिखाऊंगा जिसका आपको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ने वाला है। बहुत हार्डकोर ज़रूरत पड़ता है ट्रिगोनोमेट्री का, बहुत हार्डकोर ज़रूरत पड़ता है ट्रिगोनोमेट्री का, याद रखें। उसके बाद
थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सपेंशन बढ़ाऊंगा, ये एक नया टॉपिक है बाइनोमियल एक्सपेंशन। एडवांस मैथ्स में आप थोड़ा सा हो सकता है जानते होंगे, थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा सा लॉगरिदम पढ़ेंगे, थोड़ा सा लॉगरिदम पढ़ेंगे, थोड़ा सा नहीं, लॉगरिदम पूरा बहुत अच्छे से जरूरत पड़ता है, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये भी पता होगा आपको, थोड़ा अलग स्पेशल चीज़ें सीखेंगे हम लोग एक्सपोनेंट में। फिर लास्ट में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा टॉपिक जो कि तुम्हारे लिए पूरा नया है वो है कैलकुलस, है ना, वो है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर फंक्शन पढ़ा जाता है, फंक्शन, और फंक्शन के अंदर कुछ ग्राफ्स हम लोग सीखेंगे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स में, बिना ग्राफ के कोई फिजिक्स का चैप्टर नहीं होगा। ग्राफ ड्रॉ करना हमको पता होना चाहिए, ग्राफ पेपर लेके नहीं है यहाँ पे, कोई भी ग्राफ पूरे 11 क्लास में मतलब मोर देन 3000 4000 ग्राफ्स ड्रॉ किए जाएंगे, बट ग्राफ पेपर यूज़ करके नहीं, बिना ग्राफ पेपर यूज़ करें हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यही खास बात है। फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और फिर इंटीग्रेशन, इतने चीज हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। और इसको जो पढ़ता है सिर्फ उसी से ही फिजिक्स, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फिजिक्स है ना, उसको अच्छे लगते हैं। जो ये सब बिना पढ़े डायरेक्टली चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उनको फिजिक्स में आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएगा। और तुम अगर एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो फिर तो कभी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये वो बेसिक चीज़ें हैं। और देखो, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर्स तुम पढ़े नहीं हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब तुम लोग पढ़े होगे, बट इसको अलग अलग तरीके से, इसके अंदर क्या क्या मसाला चाहिए तुम्हें, मसाला समझते हो ना, मसाला से सब कुछ टेस्टी हो जाता है। तो ये मैं तुम्हें वो मसाला बताऊंगा, वो टेस्टी चीज़ें बताऊंगा जो कि तुम्हें फिजिक्स में इतना मदद करेगा आगे बढ़ने में कि यू विल लव इट, यू विल जस्ट फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। पक्का यू विल फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। और यही मेरा मोटो है और यही मेरा एम है कि फिजिक्स से तुम्हें प्यार करवाना है बस, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। जो समझ रहे हो ना, बिकॉज वो तुम यूपीएससी एस्पिरेंट देखे थे ना, यूपीएससी टीबीए वाला यूपीएससी एस्पिरेंट देखे थे कि नहीं, उसमें क्या बोलता है वो, मतलब सब्जेक्ट, ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है उसी तरह सिमिलरली फिजिक्स सब्जेक्ट खास करके जो है, दिस इज जस्ट लाइक योर गर्लफ्रेंड माने टाइप्स। मतलब द मोर यू पुट इफर्ट, द मोर यू पुट इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए उतना रिटर्न देगा। तुम अगर सब्जेक्ट को टाइम नहीं दोगे, सब्जेक्ट को तुम प्यार नहीं करोगे, सब्जेक्ट भी तुम्हें कभी रिटर्न नहीं देगा। और याद रखना, जिसका फिजिक्स अच्छा होता है रैंक अच्छा उसी का आता है, बिकॉज कोई अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहा है उसका मैथमेटिक्स बाय डिफॉल्ट अच्छा हो रहा होगा। केमिस्ट्री जो है वो सबका अच्छा होता है, केमिस्ट्री सच्चे सब्जेक्ट, उसमें हर कोई पढ़ लेता है। फिजिक्स में जो लोग अच्छे करते हैं ना वो ही बाजी मारते हैं, जो लोग फिजिक्स में अच्छा करते हैं वही लोग बाजी मारते हैं, अल्टीमेटली वही लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इन द एंड ऑफ द डे। इसीलिए फिजिक्स बहुत ज़रूरी है और उसको पढ़ने के लिए आज के मैथमेटिकल टूल्स बहुत ज़रूरी है। शुरू करूंगा मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, एक एक, है ना, सिंपल सी बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देता हूँ, आपको पता ही होगा सब कुछ, मैं इतना ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लूँगा। कोई भी इक्वेशन अगर y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में हो तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और इसमें a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि a जब अगर 0 ही हो गया, a ही 0 हो गया तो फिर x² आएगा कहाँ से, तो a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूँगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे का मतलब क्या है, सॉल्व करेंगे का मतलब फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ y, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ y, y का एक वैल्यू गिवन होगा, तो x के कितने वैल्यू आएंगे, x के 2 वैल्यू आएंगे, x के कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे। लेकिन याद रखो फिजिक्स में ये दोनों के दोनों वैल्यू वैलिड होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये मैं मुझे सिखाना था। अच्छा, क्या क्या वैल्यू आएंगे देख लेते हैं ना। x इक्वल्स टू आ जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a। फॉर्मूला याद था, ये फॉर्मूला है, इसमें 2 आ गए है ना, 2 आ गया, क्या क्या, एक आ गया x1 जो कि -b प्लस √ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a, और एक आ जाएगा x2 जो कि -b माइनस √ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द 2 वैल्यूज ऑफ x। बट तुम्हें ध्यान ये रखना है
कि ये x1 x2 सॉल्व करने पर वैल्यू हमेशा दो आएंगे, बट फिजिक्स में हमें दोनों वैल्यू जरूरी होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल बोलता हूं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात सुनना यहाँ पे, हमेशा एक कोशिश करना कि यही फॉर्मूला यूज करो। क्यों? क्योंकि 10th क्लास में वो मिड इन टर्म स्प्लिटिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर, पता नहीं क्या क्या मेथड सिखाए जाते हैं। तुम्हें वो सब मेथड यूज करके टाइम वेस्ट नहीं करना है कभी भी। पूरे फिजिक्स में इतने बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे पहले ही दिन से कि तुम अगर कहाँ पे दिमाग लगाओगे कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूं या इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करूं कि क्या करूं, अगर दिमाग लगाओगे ना तो इट विल बी सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। तो क्या करो, ऑलवेज आंख बंद करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, खत्म बात। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, तुम्हें फील आएगा थोड़ा सा, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। देखो, सपोज मैंने बोला x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। यहां पे x जो है वो डिस्टेंस है और t जो है वो टाइम है। ठीक है, बोला कि फॉर फाइंड द टाइम, ध्यान से सुनना, फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 मीटर। मतलब उस टाइम का वैल्यू बताओ जिस टाइम में डिस्टेंस का वैल्यू 2 होगा। डिस्टेंस का वैल्यू 2 मतलब वो किसका वैल्यू 2 करने के लिए बोल रहा है? x का वैल्यू 2 पुट करने के लिए बोल रहा है। तो x का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो दिस सिंपलाइज क्या हो जाएगा ना, 2 इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो t के दो वैल्यू आएंगे, माइनस b, ये हो गया b, माइनस और माइनस मतलब प्लस 3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस मतलब प्लस 4ac मतलब 4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 इंटू 2, राइट। ये आएगा। तो टी का क्या क्या वैल्यू आ गया, 3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 इज 17 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। मतलब टी का दो वैल्यू आया, एक आया t1 कितना 3 प्लस रूट 17 बाई 4 और एक आ गया t2 3 माइनस रूट 17 बाई 4। तो बता, क्या मेरे लिए आंसर 2 होने चाहिए कि 1 होने चाहिए? अगर 2 होने चाहिए तो मतलब ठीक है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। अगर 1 होगा तो इनमें से कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा? सब लोग मुझे चार्ट में बताओ। पहले बताओ आंसर। मेरा जो ये क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्टेंस इज 2 मीटर, इस टाइम का आंसर 1 होना चाहिए कि 2 होना चाहिए? बताओ। हम लोग जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए, ये सही बात है कि हमें टाइम के सॉल्यूशन करके 2 वैल्यू मिला, बट टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, बट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। टाइम नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और देख के मुझे पता चल रहा है कि रूट 17 का वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगा, है कि नहीं? रूट 17 का वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग। तो 3 प्लस 4 करोगे तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा टाइम, लेकिन ये वाला टाइम हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, इसीलिए ये वाला वैलिड नहीं है। देयरफॉर मेरा जो आंसर है वो आंसर क्या है, सिर्फ 3 प्लस रूट 17 बाई 4, ये मेरा आंसर है। समझ में आया मैं क्या सिखाना चाह रहा था? तो उस तरह आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकता है, कौन सा क्वांटिटी नेगेटिव हो सकता है। अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ और ऐसा क्वांटिटी पूछा होता जिसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करते? तो हम लोग उस टाइम में दोनों कंसिडर करते। यहाँ पे टाइम था इसीलिए एक कंसिडर किए। जैसे कि मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना, तुम्हें फील आएगा कि ये कैसे हुआ सर। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओ। रियल लाइफ एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। सपोज ऐसा एक बिल्डिंग है, टावर है, बिल्डिंग जो भी बोलो, है ना, ऐसा एक बिल्डिंग है सपोज कहीं पे, ठीक। एक बिल्डिंग है इस तरह से, और इस बिल्डिंग के ऊपर कोई एक आदमी खड़ा है जिसका नाम है रामलाल। जिसका नाम क्या है, रामलाल। मैं हमेशा रामलाल ही नाम देता हूं क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला नाम, ठीक है। रामलाल खड़ा है नीचे, सॉरी ऊपर खड़ा है।
अब यहां से और एक आदमी है, उसका दोस्त कोई सामलाल है, जो भी है सामलाल, ये क्या कर रहा है ना, ये बॉल को थ्रो कर रहा है। ये क्या कर रहा है ना, इट इज थ्रोइंग ए बॉल, ये बॉल को ऐसे ऊपर थ्रो कर रहा है, ठीक है। सामलाल नीचे से बॉल को थ्रो कर रहा है। अब बात है कि जब ये बॉल को थ्रो किया, बहुत ज्यादा जोर से थ्रो कर दिया बॉल को, बहुत जोर से थ्रो कर दिया, बहुत जोर से थ्रो कर दिया, मतलब बॉल ऐसे पूरा ऊपर तक जाएगा, फिर ऐसे वापस आएगा। तो अगर मैं बोलूं कि रामलाल कितना बार बॉल देखेगा, हाउ मेनी टाइम्स रामलाल विल सी द बॉल। सोचो, ये एक सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन में सेम बॉल को फेंका, लेकिन अभी बॉल को ऐसे फेंका ना कि ये एग्जैक्टली इसी हाइट में आ गया, रामलाल के हाइट में, और यहां से वापस ऐसे चला गया, ठीक है। ये दूसरा केस है, केस 2। दिस इज केस 2। ये केस 2 है, ये केस 1 है। और एक तीसरा केस है, जब ये बहुत धीरे से, ओहो, खाना खा के नहीं आया था उस दिन, ऐसे फेंका तो बॉल जाके यहां से वापस आ गया। तो जब मैं यहां पे मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और मैं उसको रामलाल का टाइम के लिए सॉल्व करूंगा, तुम सोचो, इस केस के लिए मेरे 2 वैल्यू आएंगे, इस केस के लिए मेरा 1 वैल्यू आएगा, इस केस के लिए मेरा 9 वैल्यूज आएगा। रामलाल एक भी बार इस बॉल को नहीं देखेगा। मतलब अगर इस टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोथ रूट क्या होता, दोनों पॉजिटिव आते। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पॉजिटिव आता और एक नेगेटिव आता, या तो सेम वाले 2 आ जाते, सेम 2 आ जाते। नो वैल्यूज मतलब यहाँ पे बोथ क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता। ये रियल लाइफ सिचुएशन से फिजिक्स के अंदर, जिसमें तुम्हें कि अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसका आंसर क्या आएगा उसका आइडिया मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो कि तुम्हें पूरा क्लैरिटी के साथ समझ में आना चाहिए कि कौन से सिचुएशंस तुम्हें दिखाई देंगे, है ना। फिजिक्स में आगे जाके कैसे कैसे सिचुएशंस मिलेंगे जहां पे तुम अंदाजा लगाओगे कि मुझे करना क्या है, कहां पे ज्यादा 2 आएंगे, कहां पे कम आएंगे, कहां पे। बोलो, पूरा क्लियर हो गया सबको? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना ही था, है ना, इतना ही बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ट्रिगोनोमेट्री, है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री तो आपको पता ही होगा सब कुछ, ट्रिगोनोमेट्री सब पता ही होगा क्योंकि क्लास 10 में तुम पढ़े ही होगे, मुझे पता है। लेकिन सबसे पहले एंगल समझ लेते हैं क्या है। एंगल आपको पता है, कभी भी अगर 2 रे से दिख जाए, 2 रे, ये एक रे है, ये एक रे है, तो इन दोनों रे के बीच में यहाँ पे जो चीज़ बनता है उसको एंगल बोलते हैं, और उसको थीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? थीटा। जनरली हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। कुछ ग्रीक लेटर्स हैं जो कि आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करने को मिलेगा फिजिक्स में। ग्रीक लेटर्स, क्या क्या ग्रीक लेटर्स? देखो, ये तो जानते होंगे, क्या बोलते हैं इसको? अल्फा, है ना। ऐसा वाला एक होता है, इसको क्या बोलते हैं? बीटा, है ना। ये सब ग्रीक लेटर्स है जो कि फिजिक्स में कंटिन्यूसली यूज होगा। और एक ऐसा होता है, इसको बोलते हैं गामा। गामा। एक ऐसे होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। एक ऐसा होता है ये वाला, इसको बोलते हैं थीटा, जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। एक ऐसा वाला होता है, इसको बोलते हैं फाई, है ना। इसको क्या बोलते हैं? PHI, फाई। ऐसे बोलो, और भी बहुत सारे हैं, इसे बेसिक वाले बता रहा हूँ। कापा है, बहुत कुछ है और भी, ऐसा वाला एक आएगा सेकेंड ईयर में, ये सब छोड़ दो, ये बेसिक है, कुछ जान लेते हैं। थीटा से डिनोट किया जाता है, ये एंगल है। अच्छा, इस एंगल को जब हम मेजर करते हैं, एंगल को जब हम मेजर करते हैं तो 2 चीज़ों से मेजर करते हैं। या तो डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, या तो रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं, है ना। डिग्री में बच्चे मेजर करते हैं, जो तुम लोग कर रहे थे आज तक सारे एंगल 30 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, आज तक डिग्री में बोलते थे ना, क्योंकि बच्चे थे, 10th क्लास में थे, इसीलिए डिग्री में बोलते थे। अब तो बड़े हो गए तुम लोग, है ना। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ा शरारत करता था, तुम तो अभी भी बच्चे हो, शरारत करते ही होगे, मुझे पता है। डिग्री में और रेडियन में, है ना, इनके बीच में रिलेशन क्या है याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्ट करना, क्योंकि तुम्हें अगर डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना नहीं आता है, फिजिक्स में जितने फॉर्मूले आएंगे सारे फॉर्मूले में एंगल को रेडियन में यूज किया जाएगा, ये याद रखो। ऑलवेज फिजिक्स में जितने जगह एंगल यूज किया जाएगा सारे जगह एंगल को रेडियन में यूज करते हैं, तो उसके लिए तुम्हें डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन आना
चाहिए, वही बता रहा हूं मैं। 180 डिग्री जो होता है उसको पाई रेडियन से जानते हैं। कितने से? पाई। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 डिग्री इक्वल्स टू हो गया पाई बाई 180 रेडियन। तो अगर कभी भी तुम्हें थीटा डिग्री दे दिएगा, थीटा डिग्री, तो कितना हो जाएगा ना? पाई बाई 180 इंटू थीटा, सॉरी 30 लिख दिया मैंने, इंटू थीटा। ये हो जाएगा डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। ये क्या हो गया? डिग्री टू रेडियन। कभी डिग्री में गिवन हो, उसको किस में कन्वर्ट करना हो? रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो क्या मल्टीप्लाई करो? पाई बाई 180। इसी लाइन को, यही तुम्हारा लाइन है, ट्रिक लाइन। क्या ट्रिक लाइन? याद रखना है ट्रिक, कि अगर कभी भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो तो क्या करना है ना? सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। कितना? सिंपली मल्टीप्लाई पाई बाई 180। दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है ना? याद रखो, इतने अच्छे अच्छे चीज़ आएंगे कि सारे चीज़ में हमें दिमाग लगाना नहीं है। कहाँ पे दिमाग लगाना है, कहाँ पे सीधा रट्टा मार के काम निकल जाएगा, वो पता होना चाहिए। तो हमें इतना क्यों 180 डिग्री पाई रेडियन, इतना नहीं भाई। डिग्री टू रेडियन करना है, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करूँगा। इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा क्या ना? अगर कभी रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना पड़ गया तो उल्टा कर दोगे। क्या उल्टा ना? मल्टीप्लाई 180 बाई पाई, 180 बाई पाई मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ये दूसरा वाला है उसका ट्रिक के अंदर, है ना? डिग्री टू रेडियन करना है तो या, और रेडियन टू डिग्री करना है तो ऐसे। जैसे एग्जांपल एक दो देख लेंगे, उसमें कहा है, ये कौन सी बड़ी बात है। ये देख 30 डिग्री, 30 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में तो कितना आएगा ना? 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना करना है? पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करना है इंटू 30। तो 30 और ये 6 कैंसल, तो क्या आ गया? पाई बाई 6। तो 30 डिग्री को आज से हम लोग पाई बाई 6 लिखा करेंगे। मतलब मैं तुम्हारे कंफर्टेबल के लिए पहले 30 ही लिखूंगा, बट हम लोग धीरे धीरे ये मतलब आदत डालेंगे कि हम लोग पाई बाई 6 लिखने की कोशिश करें। जैसे कि 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब पाई बाई 180 इंटू 45, डायरेक्टली आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। 90 डिग्री आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। 60 डिग्री आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। 120 डिग्री आ जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन। 150 डिग्री आ जाएगा 5 पाई बाई 6 रेडियन। तुम बोल रहे होगे सर ये आप ऐसे कैसे डायरेक्ट लिख रहे हो? क्योंकि मैं इतना बार डिग्री रेडियन लिख चुका हूं ना, मुझे डिग्री में कम, रेडियन में ज़्यादा याद है। क्यों? क्योंकि रेडियन में ही काम बनता है, रेडियन ही हमें आगे जाके मदद करने वाला है रेडियन में। इसीलिए हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, एक दिन में कोई नहीं सीख सकता है ना? यू कैन नॉट जंप लाइक आज कुछ पता नहीं कल सब कुछ पता हो जाएगा, ऐसे कभी थोड़ी होता है। तो धीरे धीरे, जैसे मुझे सब कुछ याद है कि किसको मैं किस में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे तुम्हें भी याद हो जाएगा, है ना? धीरे धीरे। 210 डिग्री, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 200 डिग्री को कैसे 7 इंटू 30 डिग्री करके सोच सकते हो ना? मैं ऐसे ही दिमाग लगाता हूँ, 7 इंटू 30 कर सकते हो ना? तो 30 तो ऑलरेडी पता है कि पाई बाई 6 होता है, तो 7 पाई बाई 6 होगा इसका आंसर। ऐसे थोड़ा थोड़ा दिमाग, बार बार थोड़ी पाई बाई 180। बच्चे पहले पाई बाई 180 बच्चे करेंगे। चूजे होते हैं ना, जब चूजे बोला, चूजा समझते हो? जो चिकन तुरंतली बर्न होता है उसको चूजा बोला जाता है हिंदी में, है ना? तो वो लोग ऐसे होते हैं जो कि एक एक पाई बाई 180 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करते जाते हैं, है ना? लीजेंड्स डोंट डू दिस। लीजेंड्स लाइक कि एक बार समझ गया उसको दिमाग लगाते हैं बैठ के, जैसे कि ये 210 का लगाया, उस तरह तुम लोग खुद बताओ। अगर मान लो कि ऐसे दे दिया, एक दूं क्या अच्छा वाला, 135 डिग्री बताएंगे। 135 इज 3 इंटू 45। 3 इंटू 45 मतलब 3 पाई बाई 4 होगा कि नहीं? कितने सारा करवा दिया? 3 4 5 6 7 8 डिग्री टू रेडियन करवा दिया। अब रेडियन टू डिग्री उसमें उल्टा है, क्या करवाऊं उसको, है ना? एक काम करना ना, पाई के बदले 180 लिख देना। समझ रहे हो? कभी भी जैसे कि मतलब कि मान लो मैं रेडियन टू डिग्री वाला एक कर देता हूं, है ना? रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री सपोज कन्वर्ट करना है, तो क्या करो ना? जैसे कि दिया है सपोज 11 पाई बाई 6, तो क्या करो ना? 11 पाई के बदले 180 लिख दो, बाई 6 कर दो, इंटू 30। 30 इंटू 11 330 डिग्री, 330 डिग्री, इस तरह से डायरेक्टली। या तो 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करना, पाई पाई कैंसिल होगा और क्या, एक ही बात है ना?
ऐसे करना है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। आराम से डिग्री टू रेडियन भी कन्वर्ट कर सकते हो, रेडियन टू डिग्री भी कन्वर्ट कर सकते हो। एंड मेरे हिसाब से डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री में किसी का कोई डाउट अभी तक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आया ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। ये तो तुम्हें पता ही होगा, ये सब में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और एक छोटी सी बात बता देता हूँ यहाँ पे। छोटी सी बात मतलब कुछ छोटी सी बात नहीं है, ठीक ठाक बात है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, या फिर ऐसे यहाँ पे बताता हूँ, टी रेशियोस बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस, उसको शॉर्ट फॉर्म में टी रेशियो बोला जाता है। कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है? एक है साइन, एक है कॉस, एक है टैन, एक है सेक, एक है कॉट और एक है कोसेक, राइट। साइन, अगर मान लो कि कभी भी मेरे पास एक ट्रायंगल है, अगर ये एक ट्रायंगल है जिसका ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मुझे पता है तुम लोग क्या बोलोगे। ये जो साइन थीटा का ना P/H वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको भूल जाओ आज से, क्योंकि ये तो ट्रायंगल तुम्हें सीधा सीधा दिखता है। तुम्हें फिजिक्स में ऐसे सीधा और अकेला पूरा मस्त मस्त ट्रायंगल नहीं दिखेगा, कहीं पे ऐसे पूरा गंदा वाला कोने में एक इतना बड़ा सा फिगर के अंदर छोटा सा ट्रायंगल दिखेगा। तो साइन थीटा का हमेशा फॉर्मूला याद रखो, ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, साइड ऑपोजिट टू द गिवन एंगल, साइड ऑपोजिट टू द एंगल बाई हाइपोटेन्यूस, ऐसे याद रखो, साइड ऑपोजिट टू एंगल बाई हाइपोटेन्यूस, ये होता है फॉर्मूला यहाँ पे। तो अगर ये ए बी सी हो गया, ए बी सी, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये एंगल है तो एंगल का ऑपोजिट ए सी बाई हाइपोटेन्यूस इज ए बी। कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल मतलब एंगल को लगा हुआ वाला साइड, बाई हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे एंगल को लगा, ये एंगल है, एंगल को लगा हुआ वाला साइड कौन है? बी सी, तो बी सी बाई ए बी, दिस इज कॉस थीटा। टैन, अगेन टैन को क्या लिखेंगे? पी बाई बी बोलते थे तुम लोग, तो ये हो जाएगा ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट मतलब जो इधर ये ऑपोजिट वाला हो गया अभी के लिए, और ये एडजेसेंट वाला हो गया। बट अगर तुम्हारा ट्रायंगल कुछ और दिया होता, जैसे कि एक ऐसा वाला ट्रायंगल बताता हूं, देख, सपोज ऐसा वाला ट्रायंगल दे देता, ये 90 डिग्री है ना, और ये एंगल थीटा है, तो इसको हम लोग ऑपोजिट बोलते और इसको हम लोग एडजेसेंट बोलते। उसी हिसाब से सब कुछ लिखते हैं हम लोग सारे बाकी। उसी तरह सेक तुम्हें पता है 1/cos होता है, कॉट तुम्हें पता है कि 1/tan होता है, ये सब बच्चे वाली बातें मैं नहीं बता रहा हूँ। ये पता है कि 1/sin होता है ना, ये सब तुम्हें पता है। जो मेन चीज़ तुम्हें मुझे सिखाना था इसके अंदर वो ये था कि कभी भी ट्रायंगल तुम्हें सीधा सीधा नहीं दिखेगा। 10th क्लास तक सुंदर सुंदर ट्रायंगल दिखते थे, अभी तुम्हें ऐसे सीधा सीधा सुंदर सुंदर ट्रायंगल्स नहीं दिखेंगे और रैंडम ट्रायंगल्स दिखेंगे कहीं पे भी। तो तुम अगर P बाई बी होंगे तो वहां पे P ढूंढ रहे होंगे, B ढूंढ रहे होंगे, कौन सा P है, कौन सा B है, कौन सा H है, भगवान करे बस, है ना। फिर ऊपर देखेंगे ऐसे बैठोगे। इसीलिए प्रॉपर चीजें याद रखो, बेकार चीजें याद रखने की जरूरत ही नहीं है ना। जो देखो बेकार नहीं है, वो थोड़ा लो लेवल की चीजें थे जो कि हम लोग लोअर क्लास में पढ़ते थे। लोअर क्लास में ऐसे अपोजिट एडजेसेंट की इतनी जरूरत पड़ती नहीं थी, इसीलिए हम लोग ऐसे ही कर देते थे। आज अभी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम लोग को ऐसे सीखना पड़ेगा, है ना। अब ये हो गया, कोई भी ट्राइंगल के अंदर हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं तुम लोगों को ना एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। सपोज बोला कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1/2, सेक थीटा इक्वल्स टू, नहीं सेक थीटा 1/2 हो नहीं सकता। सपोज सेक थीटा इक्वल्स टू 2 बोल दिया, है ना। बोला कि फाइंड कोसेक थीटा, फाइंड कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, ऐसे बोलेगा कभी कभी कि तुम्हें कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू गिवन होगा और तुम्हें दूसरे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालने होंगे। ये कहां पे काम आता है बताता हूं, सुन कहां पे काम आता है ना। तू सपोज तुझे एक क्वेश्चन मिला फिजिक्स में, तू फिजिक्स का क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व कर रहा है, मस्त सॉल्व कर दिया। सॉल्व करते 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 तेरा आंसर आया लास्ट में cos थीटा इक्वल्स टू समथिंग। लेकिन 4 ऑप्शन जब तू देखेगा तो चारों ऑप्शन में cos थीटा है ही नहीं भाई साहब, tan थीटा लिखा हुआ है। cos थीटा इक्वल टू 1/4 लिखा होगा
और tan थीटा इक्वल टू इतना ऑप्शन 1, tan थीटा इक्वल टू इतना ऑप्शन 2, tan थीटा इक्वल टू इतना ऑप्शन 3, tan थीटा इक्वल टू इतना ऑप्शन 4, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे। तभी तुझे ये सब चीजें मार्क्स दिलाएगा, तभी जाके तू ये सब कर पाएगा अगर तू ये पढ़ा है कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये भी 10th में था, तुम किए ही होगे। क्या कर लो सिंपली, सेक थीटा हमें पता होता है, सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा मतलब h बाई बी इक्वल्स टू 2। तो इसको ऐसे मान लो कि h इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 1, तो p इक्वल्स टू आ जाएगा रूट ओवर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे 2x 1x मानना चाहिए था, मुझे पता है, जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। p मान लो तो p का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर 4 माइनस 1 दैट इज रूट 3। तो देयरफॉर कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा होता है h बाई पी, है ना, h बाई पी, h बाई पी, तो h 2 बाई पी है रूट 3। ये हो गया कोसेक थीटा का वैल्यू। कॉट थीटा पूछेगा, कॉट थीटा होता है b बाई पी, b का वैल्यू 1, p का वैल्यू रूट 3। आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह कुछ भी दे दे, मुझे ज़्यादा एग्जाम्पल करवाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इससे कुछ क्वेश्चन तो कभी आएंगे नहीं, इनका यूज़ होगा चैप्टर्स के अंदर, बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ आता है, इसीलिए मुझे याद आया तो मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, अब आता है कि अलग अलग एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वैल्यू अलग अलग होता है। ये वाला सब तुम्हें पता ही होगा। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ये सब पता होगा, बहुत बेसिक है, इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, है ना, सबको पता होगा। tan 90 इंफिनिटी होता है, याद रखो, ठीक है। अच्छा, इनका ग्राफ भी बताएंगे लेकिन अभी नहीं। यहां पे 2 स्पेशल एंगल तुम्हें याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? 2 स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल तुम्हें 2 याद रखना पड़ेगा। वो स्पेशल एंगल है कौन सा? एक है 37 डिग्री और एक है 53 डिग्री। तुम देख रहे होगे तो 37 और 53 मिलके कितना होते हैं? 90 होते हैं। 37 और 53 डिग्री मिलके कितना होते हैं? 90 होते हैं। ये 2 स्पेशल एंगल है जिसके बारे में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। जब भी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका अगर एक एंगल हो गया 37 ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना होगा पक्का? 53, क्योंकि दोनों मिलकर 90 होना चाहिए। तभी जो उसके साइड्स होंगे ना, छोटा वाले का साइड 37 छोटा एंगल है, उसका अपोजिट वाला साइड होगा 3x, मतलब 3 का कोई मल्टीपल, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 ऐसे। ये होगा 4x, मतलब 4 का एक मल्टीपल, और ये होगा 5x, मतलब ये होगा 5 का एक मल्टीपल। मतलब समझ रहे हो? मतलब ऐसे समझ सकते हो तुम लोग कि ऐसे भी हो सकता है कि 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे भी हो सकता है कि ये 6 और ये 8 और ये 10, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि ये 12, ये 16 और ये 20, ऐसे भी हो सकता है। 3 के मल्टीपल्स में होंगे साइड्स, तब ये जो एंगल्स होंगे, ये एंगल हमेशा 53 और 37 होंगे। तो देयरफॉर इस वाले फिगर को देख के, इस वाले ट्रायंगल को देख के तुम आराम से बता सकते हो कि साइन 37 का वैल्यू क्या होगा, आराम से बता सकते हो कि कॉस 37 का वैल्यू क्या होगा, आराम से बता सकते हो कि टेन 37 का वैल्यू क्या होगा, आराम से बता सकते हो कि सेक 37 का वैल्यू क्या होगा। किसका नहीं बता सकते? सबका बता सकते हो। सिमिलरली आराम से साइन 53, आराम से कॉस 53, आराम से टेन 53, क्या आराम से हम लोग बता सकते हैं? चलो एक एक लिख लेते हैं, फटाफट काम खत्म करते हैं। साइन 37, साइन 37 मतलब ऑपोजिट, देखो इसका ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब ऑपोजिट साइड 3/5। कॉस 37 एडजेसेंट 4/5, tan 37 3/4, सेक 37 5/4, साइन 53 का ऑपोजिट 4x, मतलब 4/5, कॉस 53 मतलब एडजेसेंट इज 3/5, tan 53 इज 4/3। इस तरह से तो ये वो 2 एंगल हैं जो कि हमारे टेबल में गिवन नहीं है, बट फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होंगे, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। These 2 angles that will be used very very frequently in physics, क्योंकि फिजिक्स वालों को ऐसे ही टेढ़े मेढ़े एंगल्स लेना अच्छा लगता है। कहीं पे भी साइन मल्टीप्लाई होना होगा तो वो 10 में दे देगा, ये 3/5 में आएगा, 5 और 10 कैंसिल होंगे, आंसर अच्छा आएगा, ऐसे सोचते हैं वो लोग। इसीलिए वो हमेशा 37 और 53 में मोस्ट ऑफ द टाइम एंगल्स आपको देखने को मिलेगा। परेशान मत हो जाना, स्पेशल एंगल याद करके दीपक सर को याद करना, ठीक है? स्पेशल एंगल के नाम पे दीपक सर को याद करना, फिर सब सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा प्रॉब्लम। तथास्तु बोल दूंगा मैं ना यहाँ से, है ना, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है पूरा?
तो ये था सारे वो एंगल जो कि 90 से कम थे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी, यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 सारा 90 के अंदर है। 37, 53 ये सभी 90 के अंदर है। तो क्या सर 90 से ज़्यादा एंगल पॉसिबल नहीं है, या फिर 90 से ज़्यादा एंगल का क्या हम ट्रिगोनोमेट्री फाइंड नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसको बोला जाता है कंपाउंड एंगल्स। उसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल मतलब जो कि 90 से ज़्यादा होता है ना, मतलब जनरली एंगल्स ग्रेटर देन 90, एंगल्स ग्रेटर देन 90, उनको हम लोग कंपाउंड एंगल बोलते हैं। और उनको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है थोड़ा समझते हैं। जैसे कि ये वाला एंगल है, ये एंगल, ये थीटा जो है ये 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा, 0 से 90 के बीच में आएगा ये। लेकिन ये जो एंगल बना रहा है इधर, ये वाला एंगल देख सकते हो, ये किसके बीच में आएगा? ये आएगा हमारा 90 से 180 के बीच में, है कि नहीं? ये वाला एंगल अगर देखोगे ऐसे तो ये किसके बीच में आएगा ना? ये देखो अच्छे से, ये 0 डिग्री, इधर आके पहुंचा तो 90 डिग्री, इधर आके पहुंचा तो 180 डिग्री हो गया। मैं समझ रहा हूँ, ऐसे घूम रहा है, डर ऐसे घूम रहा है, यहाँ से ऐसे घूम रहा है, यहाँ से टूट गया, डर यहाँ तक घुमा 180, और थोड़ा यहाँ तक घूमेगा तो यहाँ पे 270 डिग्री हो जाता, यहाँ पे आके पहुंचे था तो 360 डिग्री हो जाता। वही तो समझते हैं हम लोग कि कंप्लीटली एक रोटेशन अगर कोई करता है तो वो 360 डिग्री घूम गया। मतलब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल किसके किसके बीच में है ना? दिस इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 370 डिग्री। ये जो एंगल है इसको दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, या तो इसको दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। कैसे कैसे? या तो इधर से ऐसे मेजर कर सकते हैं, या तो इधर से ऐसे मेजर कर सकते हैं। दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। अगर इधर से मेजर करेंगे तो लिखेंगे थीटा किसके किसके बीच में आएगा? 270 और 360 डिग्री के बीच में आएगा। और इधर से लिखेंगे तो इसको माइनस थीटा से लिख देंगे। मतलब हम जनरली क्लॉकवाइज, ऐसे हम लोग जनरली एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन ये क्लॉकवाइज आ गया तो इसको माइनस थीटा से डिनोट किया जाता है। समझ में आ गया? तो जो 0 से 90 के बीच में एंगल हो गया, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं फास्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? एंगल इन द फास्ट क्वाड्रेंट। तुम्हें पता होगा ये सब, फास्ट क्वाड्रेंट इसको बोला जाता है। इस वाले क्वाड्रेंट को बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल है बोल के बोला जाता है। इसको बोला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है, और इसको बोला जाएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है। और याद रखो, कभी भी अगर एंगल तुम्हें नेगेटिव दिखे तो नेगेटिव का मतलब ये कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तुम्हें और सोचने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये सब तुम देख के पहचान लोगे कि कौन सा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में आता है। देख के बता सकते हो फटाफट। जैसे कि मैं बताऊं, सपोज मैंने लिखा 210 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट? 210 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? फटाफट बताओ। 210 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा हो गया लेकिन 270 से कम है, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर मुझे कोई बोले 320 डिग्री तो मैं फटाक से बोल दूंगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये 320 को क्या मैं माइनस 40 डिग्री भी लिख सकता हूँ ना? यस सर, बिकॉज इधर से जितना, इधर से 360 माइनस उतना, ये माइनस 40 डिग्री लिखूंगा तो ये भी सेम ही है, सेम ही है फोर्थ क्वाड्रेंट वाली बात। तो पहले एंगल देख के पहचान लेना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। और उसको पहचानने के लिए अगर रेडियन में गिवन होगा तो रेडियन से तुम्हें डिग्री कन्वर्ट करना आना चाहिए, नहीं तो रेडियन में ही पहचान करना आना चाहिए, है ना? तो ये सही सबसे पहला काम है कि जो भी एंगल 90 से ज़्यादा गिवन होगा या कुछ भी गिवन है तो उसका वैल्यू कितना होगा जानने के लिए हमें इतने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो तो आने ही चाहिए। 0 से 90 के वाला बीच का सारा याद होने चाहिए, है ना? साइन 0, 30, 45, 60, 90 और दो स्पेशल 37, 53, इतने पहले तुम्हें याद होने चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि वो कौन सा क्वाड्रेंट का है। अच्छा, क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद हम लोग एएसटीसी रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल? एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल तुम्हें पता होगा, एएसटीसी आर्ट शुगर टू कॉपी ऑल स्टूडेंट्स टू क्या क्या है मुझे नहीं पता, है ना? एएसटीसी रूल जो भी है तुम्हें पता होगा ये सब। ऐसे बोलते हैं आर्ट शुगर टू कॉपी, ऐसे ट्रिक बोलते हैं। मुझे ये सब फर्जी लगता है, ठीक है, जो भी है तुम्हें भी अच्छा लगेगा। एएसटीसी रूल क्या बोलता है थोड़ा समझते हैं, क्योंकि हमें रूल का नाम से मतलब नहीं। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है ना? तो सच्ची बात है, नाम में क्या रखा है, नाम से कोई मतलब नहीं। हमारा काम बनना चाहिए और हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए।
ठीक है, ऐसे लिखा गया कि यहां पे लिखा जाएगा ए फॉर ऑल, यहां पे लिखा गया एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा कौन है, कोसेक। फिर यहां पे लिखा गया टी फॉर टैन, और टैन का उल्टा कौन है, कॉट। फिर यहां पे लिखा गया सी फॉर कॉस, और कॉस का उल्टा कौन है, सेक। ये तुम्हारा रूल है। ऑल मतलब यहां पे सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव है, यहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव है, यहां पे टैन और कॉट पॉजिटिव है, और यहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव है। मतलब अगर कोई एंगल तुम्हें दिया, जैसे कि 210 दिया फॉर एग्जांपल, समझ लो, है ना, जैसे कि छोटा सा एक एग्जांपल के थ्रू तुम्हें समझता हूं। 210 डिग्री बोल दिया जब, जैसे कि 210 डिग्री, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है बोला मैंने ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। इसका मतलब मैं अगर लिखूं टैन ऑफ 210 डिग्री तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर लिखूंगा कॉट ऑफ 210 डिग्री तो उसका वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर साइन ऑफ 210 लिखना चाहूं मैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा मेरा, पक्का। कितना आएगा वो अलग बात है, वो बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन तुम्हें पहले ये समझो कि ऑल साइन एएसटीसी जो रूल है, उस एएसटीसी रूल का मतलब क्या है। उसका मतलब है कि अगर कोई एंगल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 0, ये 90 डिग्री, या फिर रेडियन में लिखोगे तो π/2, ये 180 डिग्री, या तो रेडियन में लिखोगे तो पाई, और ये 270 डिग्री, रेडियन में लिखोगे तो 3π/2, और इधर फिर से आ जाएगा 360 डिग्री, रेडियन में लिखोगे तो 2π, है ना, इस तरह से। तो अगर कोई भी एंगल 0 से π/2 के बीच में आता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर कोई भी एंगल 90 से 180 के बीच में आता है, इधर 90 से 180 के बीच में आता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर 180 से 270 के बीच में आता है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 के बीच में आता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, या तो नेगेटिव में आता है तब भी फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना पड़ेगा कि वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, तब तुम्हें पता चलेगा कि उसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये पहला बात है। सबको समझ में आ गया ये वाली बात। अब बात है कि ठीक है सर, हम पॉजिटिव नेगेटिव तो आइडेंटिफाई कर लिए, अब वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किसका वैल्यू कितना होगा ना, उसके लिए ट्रिक याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, ट्रिक। सुनो, क्या ट्रिक, हमेशा याद रखना, ये काम में आ जाएगा। पहली बात, इफ द एंगल इज इन द फॉर्म ऑफ, इफ द एंगल इज इन द फॉर्म ऑफ something into pi plus minus theta, then no change in ratio, no change in ratio। लेकिन अगर something into π/2 प्लस माइनस थीटा अगर आया तो चेंज होगा, तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा ना, साइन को चेंज करके हम लोग कॉस कर देंगे, साइन को चेंज करके हम लोग कॉस कर देंगे, और कॉस को भी चेंज करके क्या कर देंगे, साइन कर देंगे। नहीं तो टैन को चेंज करके कॉट कर देंगे, और कॉट को चेंज करके टैन कर देंगे। नहीं तो सेक को चेंज करके कोसेक कर देंगे, और कोसेक को चेंज करके सेक कर देंगे। ये कब करेंगे, जब हमें समथिंग इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा दिखेगा। बट समथिंग इंटू पाई प्लस माइनस थीटा दिखा तो कोई चेंज नहीं करेंगे। ये ट्रिक है। तो बोलेगा सर कुछ दिमाग में नहीं आया, क्या बोल रहा है मास्टर, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तभी तो एग्जाम्पल बताऊंगा, तभी मास्टर एग्जाम्पल बताएगा तुम्हें। देखो, क्योंकि 90% फिजिक्स में चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा जाता है, और मैं तुम्हें ना ढेर सारे एग्जाम्पल कराऊंगा हर एक टॉपिक के अंदर। जब जो भी मैं पढ़ाऊंगा, कुछ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसका एग्जाम्पल जरूर बताऊंगा, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, इन ऑर्डर टू मेक यू क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज साइन ऑफ, छोटा वाला करते हैं पहले, 120 डिग्री, साइन ऑफ 120 डिग्री, है ना। मैंने क्या बोला ना, इसको दो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो पहला या तो दूसरा। इसको कैसे दो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूं, देखो ध्यान से। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन ऑफ
180 माइनस 60 डिग्री, या तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री। ये पाई का मतलब है 180 डिग्री, पाई बाई 2 का मतलब है 90 डिग्री, है ना। सोचो क्या लिखा है ना, अगर 180 प्लस माइनस थीटा आ रहा है तो नो चेंज, तो यहां पे तो 180 आ रहा है, इसका मतलब जो भी था मेरा रेशियो साइन था तो वो अभी भी क्या रहेगा, साइन रहेगा। वो अभी भी नहीं, पहले तो क्वाड्रेंट देख लो, साइन नहीं लिखना पड़ेगा ना, पहले क्वाड्रेंट। 120 कौन सा क्वाड्रेंट ना, 120 आता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, 120 आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो उसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप पहले प्लस लिखेंगे। फिर 180 है तो साइन चेंज नहीं होगा, इसीलिए साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है, इसलिए 60 डिग्री लिख दो। तो साइन 60 का वैल्यू तो हमें पता है कितना होता है साइन 60 का वैल्यू, √3/2, तो प्लस √3/2, ये आंसर। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो नीचे से सॉल्व करो। 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट का है तो प्लस तो आएगा ये आंसर, लेकिन यहाँ पे 90 है, अगर 90 है तो मेरा साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन के बदले क्या लिखूंगा, कॉस। उसके बाद यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी कितना लिख दो, 30 डिग्री लिख दो। तो cos 30 का वैल्यू भी तो √3/2 होता है, तो आंसर आ गया। फिर से वही, तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, तुम्हें ट्रिक लेकिन पता होना चाहिए कि कितना एंगल को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसका हम लोग आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तुम्हारा क्लैरिटी के साथ याद रहना चाहिए। अगर ये क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं, सब कुछ कर सकते हो। वन मोर एग्जाम्पल तुम्हारे लिए, वन मोर एग्जाम्पल कर देते हैं। सपोज कॉस ऑफ 150 डिग्री पूछा, कॉस ऑफ 150 डिग्री, इसको भी मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। मैं दोनों कर रहा हूं, तुम्हें जो मन करे एक ही तरीके से सॉल्व करना होगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कॉस 150 को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं, या तो कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूं। अच्छा 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, 150 डिग्री विल ऑल्सो कम इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है जिसका कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर में माइनस आएगा। और ये 180 है तो कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस ही रहेगा। 30 है तो 30 लिखूंगा, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो माइनस √3/2 आंसर। अगर कॉस ऑफ 90 प्लस 60 हो गया तो माइनस तो आएगा ही, क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। प्लस यहाँ पे 90 है तो कॉस चेंज होकर क्या हो जाएगा, साइन, तो साइन यहाँ पे कितना है 60, तो 60 माइनस ऑफ साइन 60 इज माइनस √3/2। क्या फिर से वही आंसर आया। जैसे भी करो, अगर तुम्हें अच्छे से पता है कि कब साइन कौन सा लिखना है, कब मुझे चेंज कर देना है रेशियो को, फिर वैल्यू क्या आएगा लास्ट में। 3 सेक्शन है, मैं तुम्हें पूरा सेपरेटली मस्त मस्त करके बता रहा हूं। अब तुम्हें मैं एक टेबल के थ्रू भी समझाऊंगा, है ना। ये एक टेबल है तुम्हारे सामने कंप्लीटली, ये टेबल भी तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा, ये टेबल के थ्रू भी मैं तुम्हें समझा दूंगा, है ना। देखो नेगेटिव आ गया, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे क्या आ गया साइन का, माइनस थीटा। देखो माइनस थीटा, माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। देख रहे हो सब लिखा हुआ है नेगेटिव, इसीलिए माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसीलिए कॉस थीटा हो गया। टेन ऑफ माइनस थीटा, टेन फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। कॉट ऑफ माइनस थीटा, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, देखो ये 0 ये π/2, π/2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और चेंज ऑफ फंक्शन भी होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब साइन से कॉस हो जाएगा, तो प्लस कॉस का कॉस, साइन का कॉस हो गया और थीटा का थीटा। देख रहा है सब कुछ, ये अच्छे से देखो एक बार सारा। कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया। फिर कॉस का साइन चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज होकर साइन हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा आया। सिमिलरली tan ऑफ π/2 प्लस थीटा, सब कुछ आप देख सकते हो पूरा का पूरा। यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाया हूँ ताकि थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में अच्छे से ये चीज़ें चल जाएं कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना। और लिख देते हैं हम लोग, और एक दो भी लिख देते हैं यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है। साइन ऑफ π/π माइनस थीटा बनाते हैं, साइन π माइनस थीटा। सोचो क्या होगा, π माइनस थीटा, π माइनस थीटा का मतलब
ये होता है पाई, ये पाई होता है, पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। ये पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे पाई है, पाई है तो मतलब नो चेंज होगा फंक्शन में। अगर नो चेंज हुआ तो साइन के बदले क्या लिखेंगे? साइन लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। किसी का भी लिख सकते हैं हम लोग, टैन ऑफ सपोज 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ऐसे दिया, टेन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे 270 प्लस हो गया ना, 270 प्लस हो गया। देखो ये हो गया 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब इधर आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा? टैन होगा नेगेटिव। टैन क्या होगा? नेगेटिव। और यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है, मतलब 90 का मल्टीपल है। अगर 90 का मल्टीपल है तो टैन चेंज होके क्या हो जाएगा? कॉट। तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे माइनस कॉट थीटा। यह आंसर है। इस तरह से कोई भी कंपाउंड एंगल देना, एएसटीसी रूल यूज करके तुम्हें उस कंपाउंड एंगल को निकालना आना चाहिए। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है जो कि काम में आता है पूरे फिजिक्स में और बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत ज़्यादा यूज होता है इस वाले कॉन्सेप्ट का। इसीलिए हमेशा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। आई एम गिविंग यू सम होमवर्क क्वेश्चंस, यू ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज बाय योरसेल्फ। ऑलराइट, I am giving you some homework questions. Find the following trigonometric ratios. Find the following trigonometric ratio values. Trigonometric ratio के वैल्यू फाइंड आउट करो। बीट 1 साइन ऑफ 135 डिग्री, बीट 2 कॉस ऑफ 7 पाई बाई 4, बीट 3 5 पाई बाई 6, टैन ऑफ 5 पाई बाई 6, फोर्थ कॉट ऑफ 11 पाई बाई 6। ठीक है, 1 2 3 4 चलेगा। इस चारों का वैल्यू फाइंड आउट कर दो तुम लोग, है ना। होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, सब लोग करके शो मी द होमवर्क की क्या क्या हुआ। ऑलराइट, सब लोग सॉल्व करना है इसका और आंसर क्या आएगा मुझे बताना, है ना। आसान है सारे, मैं जानबूझ के रेडियन में दिया हूँ, एक ही डिग्री में दिया हूँ, बाकी सब रेडियन में दिया हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस हो, रेडियन को समझने की थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस हो, है ना। इसीलिए मैं जानबूझ के रेडियन में दिया हूँ। जिसको दिक्कत होगा रेडियन में समझने के लिए वो डिग्री में कन्वर्ट कर देना चुपचाप, पहले डिग्री में कन्वर्ट कर देना, सब सही हो जाएगा। ठीक है ना, चुपचाप डिग्री में कन्वर्ट कर देना, सब कुछ सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं होगा। क्लियर है पूरा? सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू एंड यू सॉल्व इट। उसके बाद आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे कि हम किसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, ये सब उसके थे। उसके बाद आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। तो एक काम करना तुम लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं ट्रिगोनोमेट्री के, भर भर के आइडेंटिटीज है ट्रिगोनोमेट्री के, है ना। सबसे बेसिक आइडेंटिटी तो 3 है। कौन सा वाला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सबसे पहला वाला आइडेंटिटी। सब उसके बाद याद है ना तुम लोगों को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये सबसे बेसिक 3 आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूलेस हैं, जो कि आपको याद होने चाहिए, है ना। और ये सबको याद भी रहता है और ये यूज भी बहुत होते हैं। इनके अलावा, इन 3 के अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको आना पड़ेगा, है ना। मैं उसका एक लिस्ट आप लोगों को दे दूंगा आज, इसी नोट्स के साथ एक लिस्ट दे दूंगा मैं तुम लोगों को, इसी नोट्स के अंदर ही दे दूंगा एक लिस्ट, है ना। वो लिस्ट के अंदर ना वो सारे ट्रिगोनोमेट्री के आइडेंटिटीज लिखे होंगे जो कि जरूरत पड़ते हैं, जो कि जरूरत पड़ते हैं, वो सारे ट्रिगोनोमेट्री के आइडेंटिटीज लिखे होंगे। ये
ये है वो लिस्ट जो कि 12 है, इसके अंदर और भी कुछ कुछ जरूरत पड़ते हैं कभी कभी, बट ये 12 मेनली जरूरत पड़ते हैं। दिस 12 आइडेंटिटीज, बेसिकली ये 12 आइडेंटिटीज है जो कि फिजिक्स में यूज होते हैं। 12 आइडेंटिटीज, साइन सम ऑफ टू एंगल्स, साइन डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, साइन ट्वाइस ऑफ थीटा, कॉस ए प्लस बी, मतलब जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं इनमें से कुछ फॉर्मूले उन लोग पढ़े होंगे जो लोग कि ऑलरेडी वो लिए होंगे, क्या बोलते हैं, एडवांस मैथ्स लिए होंगे। तो एडवांस मैथ्स में ये आइडेंटिटीज आते हैं। अगर ये आइडेंटिटीज आप कभी पढ़े नहीं हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 11वीं क्लास में सारे आइडेंटिटी, सारे फॉर्मूला आपको वैसे भी मैथमेटिक्स में याद कराया जाएगा, सारे के सारे। और सारे के सारे फॉर्मूला फिजिक्स में हर बार जरूरत नहीं पड़ते हैं। फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाले 3 या 4 ही होते हैं इनमें से, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरत में आता है। कौन सा ज़्यादा जरूरत में आता है मैं टिक करा देता हूँ। जैसे साइन ए प्लस बी वाला और ये कॉस ए प्लस बी वाला, साइन 2a वाला एक फॉर्मूला यूज आता है ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी कोई यूज नहीं आता है। और एक आता है यूज जो कि कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है जो कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जगह पे यूज में आएगा। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला है, वो मैं आपके लिए लिखवा देता हूँ। उसके 3 फॉर्मूले हैं, एक है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे 3 फॉर्मूले हैं इसके कॉस 2 थीटा के, है ना। इसको क्या करते हैं, कभी कभी इसको ऐसे यूज करते हैं कि सोचो इसको अलग तरीके से यूज किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रहा हूं, वेक्टर में इसके बाद वाले चैप्टर में यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं कॉस 2 थीटा लिखता हूं तो यहां पे क्या लिखता हूं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे लिखता हूं। सोचो कि मैं अगर 2 थीटा के बदले थीटा लिख दूं, 2 थीटा नहीं लिखूं, यहां पे 2 थीटा था इसीलिए यहां पे थीटा आया उसका आधा, यहां पे थीटा लिख दूं तो यहां पे कितना आएगा ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना पड़ेगा मुझे, हाफ ऑफ द एंगल है कि नहीं, हाफ ऑफ द एंगल लिखना पड़ेगा मुझे, समझ रहे हो। 2 थीटा था यहां पे तो मुझे 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ा। अगर मैं इस 2 थीटा के बदले थीटा लिख देता हूं तो इस थीटा के बदले मुझे उसका हाफ लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, ऐसे लिखना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज 1 को इस साइड ले आओ तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, है ना, इक्वल्स टू कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इंप्लाइज इस साइड रूट ओवर ले लोगे, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, तो इस साइड कितना आ जाएगा ना, √2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, और इतना ज़्यादा फिजिक्स में यूज होगा कि बच्चे मतलब इसको मतलब क्या बोलते हैं, बौखला जाते हैं। बाद में जब ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर देता है ना फिजिक्स का टीचर, कोई भी प्रॉब्लम करते टाइम, कोई भी डेरिवेशन करते टाइम, और ये यूज होगा पहले ही दिन से, वेक्टर चैप्टर स्टार्ट होगा अगले दिन यूज हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला। सोचो ये एक फॉर्मूला से इधर से आया, है ना। अगर मैं दूसरा वाला फॉर्मूला देखूं इसका, क्या दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा ना, ये वाला कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको देखूंगा तो क्या होगा ना, इधर cos 2 थीटा, इधर -1, सॉरी ऐसे नहीं, इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, सॉरी 1 प्लस नहीं 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 2 थीटा है इसीलिए यहाँ पे थीटा है। अब अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना पड़ेगा। अब अगर रूट ओवर ले जाऊंगा तो इस साइड क्या आ जाएगा ना, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 इंटू साइन थीटा बाई 2। दिस इज एनादर सिमिलर फॉर्मूला, दिस इज एनादर सिमिलर फॉर्मूला। और इसको कब यूज करोगे, जब तुम्हें रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा दिखेगा, समझ रहे हो। ये तब यूज करोगे जब रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा दिखेगा, ये तब यूज करोगे जब कहीं पे भी मैथमेटिक्स सॉल्व करते टाइम रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा दिखेगा। ये दोनों इतना ज्यादा यूज होंगे ना, इतना फ्रीक्वेंटली यूज होंगे ना ये फॉर्मूला दोनों, तुम मतलब बिलीव ही नहीं कर सकते। और जो लोगों को ये बात याद नहीं रहता है वो एवरी टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार मास्टर क्या पढ़ा दिया, पता नहीं कैसे कर दिया इस मास्टर ने। फिर मतलब समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि जनरली ये स्ट्राइक नहीं करता है ऑन द स्पॉट, कभी भी ये स्ट्राइक नहीं करता है दिमाग में कि अच्छा ऐसे भी हो जाएगा होगा, अच्छा इतना ज़्यादा यूज है इसका, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, है ना, कि ये वो 2 फॉर्मूले हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए और ये काम में भी आता है आपका।
ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो निकालना सिखा दिया, एंगल निकालना सिखा दिया, आइडेंटिटी दे दिया, तुम्हें याद करना है, याद नहीं रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना ज़्यादा भी सारे यूज नहीं होते हैं, बट ये वाला डेफिनेटली याद कर लेना बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द सिलेबस, इसीलिए ये एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला है जो कि आपको आज ही याद कर लेना है। मतलब बाकी आइडेंटिटी भी धीरे धीरे याद हो जाएगा टाइम के साथ, है ना, मैथमेटिक्स में वैसे भी पढ़ोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, बाकी ट्रिगोनोमेट्री की कहानी खत्म, है ना। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात है जो कि जिसको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी नहीं, ये क्लास 12th में आपका एक मैथ में चैप्टर है, लेकिन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्रिगोनोमेट्री का उल्टा, ट्रिगोनोमेट्री का उल्टा। जैसे कि मैं सपोज बोला कि cos 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना 1/√2, तो इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूं, cos को इस साइड ले आऊं, अगर मैं उल्टा करना चाहूं मतलब cos को मैं इस साइड लेके आना चाहता हूं तो cos ऑफ इनवर्स ऑफ 1/√2 लिखूंगा मैं, और उसका वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का मतलब यही होता है, समझ गए। जैसे कि बोला जाएगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये सब कब यूज करते हैं ना, जब वैल्यू पता हो, तुम्हें वैल्यू नोन हो और तुम्हें उस वैल्यू से क्या फाइंड आउट करना हो, एंगल फाइंड आउट करना हो, तब जाके हम लोग ये वाला चीज यूज करते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री यूज करते हैं। तुम सॉल्व कर रहे हो सपोज कोई एक प्रॉब्लम, तुम्हारा आंसर आ गया tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो ऑप्शन में गिवन होंगे थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 1, मतलब tan का कौन सा एंगल 1 है, tan 45 1 है, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, है ना। जैसे कि और एक एग्जांपल सुन लो, सपोज बोलेगा साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स ऑफ हाफ, इसका मतलब क्या है, साइन का कौन सा वाला एंगल का वैल्यू हाफ है, कौन सा वाला एंगल का वैल्यू हाफ है 30 डिग्री, या फिर रेडियन में लिखो तो π/6, इस तरह से। उसी तरह पूछ लेगा सपोज cos इनवर्स √3/2 कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, या तो π/6 लिख देंगे। इनवर्स का मतलब कुछ नहीं, ट्रिगोनोमेट्री का उल्टा, इसके अंदर बहुत फॉर्मूले हैं, बहुत कुछ है, पूरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एक चैप्टर है, हमें नहीं पढ़नी है, हमें जरूरत भी नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में हमें जो जरूरत है, जितना जरूरत है, मैं पूरा ट्रिगोनोमेट्री तुम्हें आज पढ़ा दिया। तुम्हें अगर इतना ट्रिगोनोमेट्री आज जो सिखाया अगर तुझे पता है तो तुझे फिजिक्स में ट्रिगोनोमेट्री में तो कभी एटलीस्ट प्रॉब्लम होगा ही नहीं, इतना ध्यान मान के चलो मेरी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म, ट्रिगोनोमेट्री खत्म। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल तीनों पढ़ा दूंगा, और डिफरेंशिएशन के लिए एक क्लास पूरा, इंटीग्रेशन के लिए एक क्लास पूरा, 3 से 4 क्लास में मैं पूरा बेसिक मैथमेटिक्स को खत्म करूंगा, और उसके बाद हम लोग घुसेंगे फिजिक्स के अंदर कि फिजिक्स का, और ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये कोई बेकार की चीज़ नहीं है, और ये कोई तुम्हें मतलब ऐसा नहीं कि एडवांस कुछ भी बेकार पढ़ाया जा रहा है, नहीं, कोई भी टीचर तुम्हें कभी बेकार नहीं पढ़ाएगा। क्यों, टाइम उसके लिए भी वैल्यूएबल है, और तुम्हारा टाइम कितना वैल्यूएबल है वो तो आज तुम्हें पता शायद नहीं है, वो धीरे धीरे तुम्हें मैं ही पता दिलाऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारा टाइम, और तुम्हारा टाइम वेस्ट में क्यों ना करूं। तो मैं फर्जी चीज़ पढ़ा के कभी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हमेशा प्रॉपर चीज़ें ही पढ़ाऊंगा जो तुम्हें चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको कभी नहीं पढ़ाऊंगा। समझ में आया? आई होप कि थोड़ा बहुत नया चीज़ तुम आज सीख पाए होंगे, और बाकी क्लास कैसा लगा कैसा नहीं वो तो तुम लोग बताओगे नहीं मुझे,